हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विज्ञान खोज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स। ठीक है बच्चों, 12th फिजिक्स। और 12th फिजिक्स बच्चों हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फिजिक्स की। तो फिजिक्स जो है बच्चों, आज चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, इसे चैप्टर 1 जो है वो है तुम्हारा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और लास्ट चैप्टर तक हम फिजिक्स तुम्हें पढ़ाएंगे इस चैनल पर, ऑफ कोर्स ऑल टोटल फ्री। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो सिलेबस तुम्हारा है उतना तुम्हें सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जितना सिलेबस से तुम्हारे हट चुका है सिलेबस उतना डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो देखो बच्चों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम पहले बच्चों हेडिंग जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। क्या है बच्चों? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो स्थिर वैद्युतिकी बच्चों समझने के लिए तुम्हें बस इतनी इस बात समझनी है कि तुम्हारे पास क्या है, एक वस्तु है। क्या है ये? एक वस्तु है। ठीक है, और हमें क्या समझना है? स्थिर वैद्युतिकी समझना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझना है। क्या समझना है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 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 ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो बस तुम्हें इतना समझना है कि एक क्या है, वस्तु है। और अगर हम बताएं इसे तो हम बताएंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर स्थित स्थिर आवेश, क्या बच्चों? स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। क्या बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत स्थितिकी है। ठीक है, या स्थिर वैद्युतिकी है। ठीक है, तो ये हम बताएंगे। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे हम नाम देते हैं स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, तो इससे तुम्हें लिखना है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, इससे अगर बच्चों तुम्हें नोट करना है तो तुम लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें तुम लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु पर स्थिर आवेश का अध्ययन, किसी वस्तु पर स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो वैद्युतिकी तुम्हें बस इतना ही समझना है बच्चों कि एक वस्तु है, उस पर क्या है बच्चों? स्थिर आवेश है। क्या है? स्थिर आवेश। स्थिर आवेश का मतलब आवेश उस पर जितना है वो नियत है। ठीक है बच्चों, क्या है? नियत है, वो ना तो कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, तो स्थिर आवेश है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने के लिए बस इतना समझना है कि बस भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर स्थित स्थिर आवेश का क्या किया जाता है? अध्ययन, स्टडी की जाती है, उसे नाम दें कि ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, विद्युत स्थितिकी है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, विद्युत स्थितिकी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो, इसे नोट करो, विद्युत स्थितिकी लिख लेना बच्चों। यहाँ पे हमने विद्युत स्थितिकी नहीं लिखा है, स्थितिकी। स्थिर विद्युत विज्ञान भी बच्चों इसे कहते हैं हम। ठीक है, स्थिर विद्युत विज्ञान भी कहते हैं। तो तुम स्थिर विद्युत विज्ञान कहलाता है, कुछ भी लिख सकते हो, चाहो विद्युत स्थितिकी लिखो। ठीक है, तो ध्यान रखना,
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है, किसी वस्तु पर स्थित स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे नाम दें कि क्या है बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी है। ठीक है, ध्यान रखना। अब सुनो आगे, अब हम बताएं बच्चों आगे, इसे नोट कर लिया। अब देखो आगे, आवेश क्या है ना बच्चों, तो आवेश समझिए। अब हम मिटाएं इसे, ठीक है। अब समझेंगे आवेश, आवेश क्या है, ठीक है बच्चों। तो समझो बच्चों, आवेश, आवेश क्या है, चार्ज है ना, आवेश। तो आवेश बच्चों अगर तुम्हें बताना है तो तुम मान लो क्या बताओगे, तुम बताओगे आवेश जो है ये मान लो द्रव्य है या वस्तु है ना, द्रव्य। तो आवेश बच्चों क्या है, आवेश किसी द्रव्य या वस्तु का वह गुण है जिसका वह विद्युत तथा चुंबकीय, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। क्या करता है, अनुभव करता है। उसे हम नाम देते हैं कि क्या है, ये वस्तु का आवेश है। क्या है बच्चों, यह गुण वस्तु का क्या है, आवेश है। तो द्रव्य का वह गुण जिसका वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उसका अनुभव करता है, तो इसे हम नाम दें कि ये गुण उस वस्तु का क्या है, आवेश है। ठीक है बच्चों। और बच्चों सुनो, सन 1750 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि आवेश जो है, आवेश वो दो प्रकार का होता है। उन्होंने क्या बताया बच्चों, आवेश जो है दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, होता है कि आवेश जो है, आवेश एक तो होता है धनावेश, धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ठीक है बच्चों, ऋणावेश। किसने बताया, सन 1795 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश क्या है बच्चों, दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ठीक है, तो वो हम धनावेश और ऋणावेश आगे जानेंगे, आवेश उत्पत्ति की सिद्धांत अभी जानेंगे। लेकिन पहले हमें क्या समझना है, पहले हमें समझना है कि आवेश क्या है, आवेश है ना। तो आवेश किसी वस्तु का, द्रव्य का वह गुण है जिसका वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उसका अनुभव करता है। क्या करता है, एवं उसका अनुभव करता है। विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है एवं उसका अनुभव करता है, तो उसे हम नाम दें कि यह इस द्रव्य का क्या है बच्चों, गुण आवेश है। ठीक है, तो इसकी अगर तुम्हें परिभाषा लिखनी है तो तुम लिखोगे बच्चों, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है एवं उसका अनुभव करता है, ये गुण द्रव्य का आवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, है गुण द्रव्य का क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो आवेश बच्चों क्या है, द्रव्य का वह गुण जिस कण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है एवं उसका अनुभव करता है, यह गुण उस द्रव्य का कहलाता है बच्चों, आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेश कहलाता है, यह गुण उस द्रव्य का आवेश कहलाता है। फिर सन 1750 में वैज्ञानिक आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया कि आवेश जो है बच्चों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश अभी हम तुम्हें बताएंगे आगे, लेकिन तुम्हें अभी समझना है कि आवेश क्या। ठीक है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसका वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है एवं उसका अनुभव करता है। ठीक है, तो यह गुण उस द्रव्य का कहलाता है, आवेश कहलाता है। इसे नोट करो बच्चों, उसके बाद हम आगे देखें। नोट करो इसे, तब तक हम इंक डाल लें।
ठीक है। ए भाई नोट करो बच्चों। कर लिए नोट? उसके बाद हम बताएं आगे बच्चों। नोट करो। ठीक है, अब आगे देखें। ठीक है बच्चों, मिटाए से। ठीक, तो आवेश ध्यान रखना बच्चों कि किसी द्रव्य का वह गुण जिसका वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है एवं उसका अनुभव करता है, यह गुण उस द्रव्य का क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। अब हम जानेंगे बच्चों आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, फिर हम जानेंगे धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, वो भी जानेंगे। तो पहले हेडिंग डालनी है तो हमें आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। हेडिंग डालो बच्चों, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है बच्चों, इसे समझो तुम। ठीक है, तो इसे समझने के बच्चों तुम्हें ध्यान देना है, इधर बताएं हम तुम्हें। सुनना बच्चों, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। ये जो हमने बच्चों संरचना बना रखी है इसे हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु। ठीक है, तो सुनना, प्रत्येक पदार्थ जो है बच्चों सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बच्चों? सूक्ष्म कणों से। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम नाम देते हैं बच्चों परमाणु है। क्या है? परमाणु। परमाणु के केंद्र में बच्चों धनावेशित नाभिक होता है, जहाँ उसका समस्त द्रव्यमान एकत्रित रहता है। ठीक है, और परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। उदासीन न्यूट्रॉन होता है और धनावेश प्रोटॉन होता है। परमाणु में जितने बच्चों धनावेश आयन होते हैं उतने ही परमाणु के बाह्यतम कक्षाओं, परमाणु जो नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेश इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी परमाणु में कुल जितना धनावेश होता है बच्चों उतना ही कुल ऋणावेश होता है। यानी परमाणु जो है का कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होता है, इसलिए परमाणु बच्चों क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि प्रत्येक पदार्थ क्या सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में धनावेश नाभिक होता है, जहां परमाणु का समस्त द्रव्यमान एकत्रित रहता है। परमाणु के केंद्र में उदासीन न्यूट्रॉन होता है, धनावेश प्रोटॉन होता है। परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर बच्चों धनावेश होता है, इसलिए कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होता है। इसलिए क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। ठीक है बच्चों, अब इसी परमाणु को जब हम किसी दूसरे परमाणु से रगड़ें, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु जब रगड़ें तो उनके मध्य घर्षण प्रक्रिया कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। परमाणु का जो नाभिक है उसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? या तो निकल जाते हैं अधिकता के कारण या कम हो जाते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु त्यागता है तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी कारण क्या हो जाता है? धनावेश हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके नाभिक में बच्चों क्या हो जाता है? प्रोटॉन फ्री हो जाता है, इसलिए परमाणु क्या हो जाता है? धनावेश हो जाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो बच्चों उस पर ऋणावेश आ जाता है। ऋणावेश इसलिए आता है बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणावेश है इसलिए परमाणु ऋणावेश होगा। और परमाणु के केंद्र में नाभिक में यानी प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही रहती है, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसलिए परमाणु कैसा हो जाता है बच्चों? ऋणावेश हो जाता है। तो हमें क्या समझना है? आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत समझना है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है बच्चों? कि प्रत्येक पदार्थ क्या है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। क्या है बच्चों? प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से, जिन्हें हम बच्चों नाम देते हैं परमाणु। क्या नाम देते हैं? परमाणु। ठीक है बच्चों,
परमाणु के केंद्र में क्या होता है बच्चों, परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होता है। क्या होता है? धनावेशित नाभिक, धनावेशित नाभिक होता है। या परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में क्या होता है? एकत्रित रहता है। ठीक है बच्चों, परमाणु के नाभिक में बच्चों दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। जो बच्चों न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, उदासीन, और प्रोटॉन जो होता है ये धनावेश होता है। कैसा होता है? धनावेश। ठीक है, इस नाभिक के ये जो बच्चों हैं बीच वाला ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों तरफ ये जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं हैं इनमें क्या है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी धनावेश बराबर होता है किसके? ऋणावेश के। प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों के। इसलिए क्या है बच्चों, परमाणु क्या है? पूर्ण रूप से उदासीन होता है। जब इसी परमाणु को किसी दूसरे परमाणु से रगड़ा जाए, यानी कोई वस्तु जिन परमाणु से मिलकर बनी है, इन परमाणु से यदि इसी वस्तु को उठाकर हम किसी दूसरी वस्तु से रगड़ें, तो यदि इस परमाणु के कक्षाओं से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन बच्चों क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन फ्री हो जाएगा। प्रोटॉन में बच्चों 1.67 × 10⁻⁻⁻⁰ आगे लगाओगे प्लस, इतना बच्चों परमाणु पर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 इतना धनावेश होता है। इसलिए जब प्रोटॉन फ्री हो जाता है बच्चों तो हमारा परमाणु कैसा हो जाता है? धनावेश हो जाता है। तो कभी भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जब बच्चों निकलते हैं तो प्रोटॉन जब फ्री हो जाते हैं उसके नाभिक में, इसीलिए परमाणु बच्चों क्या हो जाता है? धनावेश हो जाता है। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था बच्चों, यदि इसने एक बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश में ग्रहण कर लिया हो तो यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में उतनी ही रहेगी। जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश चार्ज होता है, इसलिए परमाणु कैसा हो जाएगा बच्चों? ऋणावेश हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति का सिद्धांत बच्चों यही है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान इस धनावेशित नाभिक में एकत्रित रहता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन उदासीन इकाई है, प्रोटॉन धनावेशित इकाई है। नाभिक के चारों तरफ ये जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं, वृत्ताकार कक्षाएं, इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बच्चों। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में। और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन संख्या, यानी कुल ऋणावेश कुल धनावेश के बराबर होता है। इसलिए परमाणु उदासीन होता है। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन या तो प्रवेश कराए जाएं या इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाएं तो उस पर या तो धनावेश आएगा या ऋणावेश। यदि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर धनावेश आता है, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं प्रवेश तो उस पर क्या आ जाता है? तो ऋणावेश आता है। ठीक है, इसे तुम्हें समझना है और इसे लिखना भी है। और जैसा हमने ये डायग्राम बना रखा है, इसे तुम्हें डायग्राम भी बनाना है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में बच्चों चक्कर लगाते हैं, उन्हीं कक्षाओं में जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो? कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज हो। और बच्चों जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये पास वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इन पर ये धनावेशित नाभिक जो है प्रबल आकर्षण बल लगाता है। क्या लगाता है बच्चों? प्रबल आकर्षण बल लगाता है, प्रबल आकर्षण बल, जिस कारण हम नाभिक परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। अब जैसे जैसे हम इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या है? नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण क्या होता है? नाभिक इन बाह्यतम कक्षाओं वाले इलेक्ट्रॉनों पर पूर्ण रूप से क्या नहीं लगा पाता? पूर्ण रूप से आकर्षण बल नहीं लगा पाता। जब ये पूर्ण रूप से आकर्षण बल नहीं लगा पाता बच्चों तो ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में मुक्त रूप से घूमते हैं, यानी इन्हें हम बच्चों बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम या तो तापमान देकर निकाल सकते हैं परमाणु से, है ना, ऊर्जा देकर निकाल सकते हैं, या हम बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा सकते हैं। ऐसे भी आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, या एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ें तब भी आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात तुम्हें समझनी है। तो इसे मिटाएं फिर उसके बाद लिखें। ठीक है, तो ये तुम्हें चित्र डायग्राम बनाना है, ध्यान रखना, समझना है आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। अभी हम बच्चों इस चैप्टर का बेसिक ले रहे हैं, हम चलेंगे बेसिक टू एडवांस। ठीक है बच्चों, तो देखो सुनो, नोट करो इसे। प्रत्येक पदार्थ
सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं बच्चों, जिन्हें परमाणु नाम देते हैं। ठीक है, परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाविक, परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाविक होता है तथा परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र यानी नाविक में, उसके केंद्र में समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित रहता है। ठीक है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित रहता है। उसके बाद बच्चों क्या लिखोगे, उसके बाद तुम लिखोगे कि परमाणु के नाविक में क्या है, उदासीन इकाई न्यूट्रॉन होती है और धनावेशित इकाई प्रोटॉन होती है। तो लिखोगे नाविक में उदासीन इकाई न्यूट्रॉन तथा धनावेशित इकाई प्रोटॉन होती है। ठीक है, आगे लिखोगे बच्चों, नाविक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। या तुम बोलोगे परिक्रमण गति करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, परिक्रमण गति करते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हैं। परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन नाविक में उपस्थित कुल प्रोटॉन के क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो परमाणु में कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होता है, डायरेक्ट बोल सकते हो। तुम लिखोगे परमाणु में कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होता है। ठीक है, परमाणु में कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम बच्चों नाम देते हैं परमाणु। परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाविक होता है। उसके बाद परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाविक में क्या है, या केंद्र में उपस्थित रहता है। नाविक में उदासीन इकाई न्यूट्रॉन है और धनावेशित इकाई प्रोटॉन है। फिर उसका नाविक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं या परिक्रमण गति करते हैं।
फिर परमाणु में कुल धनावेश कुल ऋणावेश क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। इतनी बात तुमने जानी है। उसका नाभिक के पास वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक क्या है, प्रबल आकर्षण बल लगाता है। नाभिक के पास वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक प्रबल आकर्षण बल लगाता है, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते। लेकिन नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, नाभिक का बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल कम हो जाता है, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। इसलिए बच्चों इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कर सकते हैं, परमाणु से बाहर निकाल सकते हैं। तो आगे तुम्हें यही लिखना है। इसे मिटाएं बच्चों, नोट करो इसे, उसके बाद आगे लिखें। लिखो इसे, लिख लिए, मिटाएं फिर इसे, ऊपर मिटा दें बच्चों, इतना इतना मिटा दें। ठीक है, तो आगे तुम बच्चों क्या लिखोगे, नाभिक के पास वाली दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक प्रबल आकर्षण बल लगाता है, लेकिन नाभिक से दूर बाह्यतम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक प्रबल आकर्षण बल नहीं लगा पाता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त होते हैं, परिक्रमण गति करने के लिए मुक्त होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम नाभिक से निकाल सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम परमाणु से परमाणु के बाह्यतम कोश से क्या होता है बच्चों, निकाल सकते हैं। ठीक है, तापमान देकर, ऊर्जा देकर इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकते हैं। यदि हम जिन परमाणुओं से मिलकर कोई वस्तु बनी है, यदि उसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से रगड़ा जाए तो इन परमाणु के मध्य क्या होगा, घर्षण प्रक्रिया होगी। जब घर्षण प्रक्रिया होगी तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो परमाणु बच्चों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, वो परमाणु ऋणावेश हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो परमाणु कैसा हो जाएगा, वो जो धनावेश हो जाएगा। तो यही तुम्हें लिखना है। लिखोगे, नाभिक के पास वाली दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक प्रबल आकर्षण बल लगाता है। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक प्रबल आकर्षण बल लगाता है। ठीक है, प्रबल आकर्षण बल लगाता है तथा बाह्यतम कोश वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्लभ होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए क्या होते हैं बच्चों, मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। तो नाभिक से दूर अर्थात बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक प्रबल आकर्षण बल नहीं लगा पाता, नहीं लगा पाता। ठीक है, नहीं लगा पाता, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमण गति के लिए मुक्त होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, मुक्त होते हैं। इसे नीचे मिटाएं बच्चों, मुक्त होते हैं। इसे नोट कर लिया होगा तुमने, परिक्रमण गति करने के लिए मुक्त होते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को घर्षण या तापमान
ऊर्जा देकर बाहर निकाला जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात तुम्हें लिखनी है, बाहर निकाला जा सकता है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनों को घर्षण या तापमान या ऊर्जा देकर बाहर निकाल सकते हैं तो दो वस्तुओं के मध्य क्या हो बच्चों, ऐसे दो वस्तुओं के मध्य घर्षण प्रक्रिया क्या हो बच्चों, घर्षण प्रक्रिया ऐसी हो। तो एक वस्तु जिसमें परमाणु है, दूसरी वस्तु में जिसमें परमाणु है, इन परमाणु में घर्षण प्रक्रिया होने के कारण एक परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो परमाणु इलेक्ट्रॉन कमी कण क्या हो जाएगा, परमाणु धनात्मक हो जाएगा बच्चों। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन बच्चों ग्रहण करेगा, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता कण क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। तो लिखना है तुम्हें, दो वस्तुओं के मध्य घर्षण प्रक्रिया होने पर उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिस कारण एक पदार्थ या एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित तथा एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, अच्छा तुम सोच रहे होगे बच्चों कि सर जी ने इतना बड़ा कर दिया है ना, ऋणावेशित हो जाती है। तो बच्चों ये भाषा ही है, उसे समझने में कुछ है थोड़ी। प्रत्येक पदार्थ क्या है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक केंद्र क्या होता है, उदासीन इकाई न्यूट्रॉन होती है, धनावेश इकाई प्रोटॉन होती है। फिर नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या है बच्चों, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बच्चों क्या हो, h/2π के पूर्ण गुणज हो। ठीक है, तो नाभिक के पास वाली जो कक्षाएं होती हैं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक प्रबल आकर्षण बल लगाता है। ठीक है, और नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक दुर्बल आकर्षण बल लगाता है, जिस कारण जिन इलेक्ट्रॉनों पर दुर्बल आकर्षण बल लगता है, यानी बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉनों पर दुर्बल आकर्षण बल लगता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं गति करने के लिए, परिक्रमण गति करने के लिए। इन इलेक्ट्रॉनों को हम तापमान, ऊर्जा या घर्षण प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जब दो वस्तुओं में घर्षण प्रक्रिया बच्चों होती है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर इलेक्ट्रॉन कमी कर धनावेश हो जाता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर इलेक्ट्रॉन का अधिकता कण क्या हो जाता है, जो ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, बस इतना ही है, समझो, लिखो, इसे नोट करो। तब तक हम इंक डाल लें भाई, नोट करो। लिख लिए बच्चों, आगे चलें। अब समझो तुम आगे, नोट करो इसे। अब हम बताएं आगे, मिटाएं इसे बच्चों, मिटा दें। देखो ये हो गया बच्चों तुम्हारा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब समझो आगे कि हम बच्चों आवेश कितने प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना है। तो आवेश को उत्पन्न करने के लिए हमें बच्चों 3-4 विधियां पढ़नी है। एक तो घर्षण विधि,
घर्षण, ठीक है, एक चालन विधि, ठीक है, चालन विधि, और एक पढ़नी है बच्चों प्रेरण द्वारा चालन। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा चालन, चालन, ठीक है। बात सुनो बच्चों, घर्षण विधि क्या होती है? घर्षण विधि हमें यहाँ लिखेंगे नहीं, तुम्हें बस समझना है। यदि हम दो वस्तुओं के मध्य क्या करें बच्चों, दो वस्तुएं हैं ऐसी हमारे पास, इन वस्तुओं के मध्य क्या कराएं बच्चों, घर्षण प्रक्रिया कराएं। एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इनके मध्य क्या कराएं बच्चों, घर्षण प्रक्रिया कराएं। तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। ऐसा जब इनके मध्य होगा तो जो वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे वो क्या हो जाएगी, धनावेश हो जाएगी। जो इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए बच्चों वो ऋणावेश हो जाएगी। तो ये आवेश उत्पन्न करने की क्या है, घर्षण विधि है। उसके बाद चालन विधि। चालन विधि क्या है? जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाएं। क्या बच्चे? जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाएं तो इस वस्तु पर जो आवेश है उसी प्रकृति का आवेश अन्य वस्तु पर यानी अनावेशित वस्तु पर उत्पन्न हो जाता है। इसे हम बच्चों नाम देते हैं कि चालन द्वारा क्या है, आवेश उत्पन्न करने की विधि है। उसके बाद बच्चों है प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करने की विधि। प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करने की विधि क्या है? प्रेरण द्वारा भी बस इतना ही है कि आवेश रहित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को ले जाएं तो आवेश रहित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, गति करते हुए अगर हम एक वस्तु को गति करते हुए इस आवेश रहित वस्तु के पास ले जाएं तो इस प्रेरण के द्वारा क्या होगा, अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसे हम बच्चों नाम देते हैं प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करने की विधि। अब समझो आगे बच्चों, अब तुम्हें समझना है आगे। इसे मिटा दें, नोट कर लेना, लिख लेना तुम नहीं कोई भी दिक्कत भी नहीं है। इसे तुम्हें बस जानना था कि आवेश हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेश बच्चों तुम्हें क्लियर हुआ है कि आवेश कितने प्रकार के। पहले तुमने जाना कि स्थिर वैद्युतिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वस्तु किस बताना है तो तुम बताओगे वस्तु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर उपस्थित स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसका तुमने जाना कि आवेश क्या है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है या किसी द्रव्य का वह गुण है जिसका वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है एवं उसका अनुभव करता है, फील करता है। इसे हम नाम देते हैं कि आवेश है। फिर आवेश बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक वैज्ञानिक आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया 1750 में कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ठीक है, उसके बाद तुमने जाना बच्चों आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमने जाना कि प्रत्येक वस्तु पर एक निश्चित मात्रा में प्रत्येक वस्तु क्या सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में धनावेश नाविक होता है, नाविक चारों तरफ कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये तुमने जाना। ठीक है बच्चों, उनके मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, कैसे होता है बताया था अभी हम तुम्हें। उसके बाद बच्चों उसका तुमने अभी क्या जाना, अभी तुमने जाना कि आवेश को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। ठीक है, इतना तुमने जाना है। अब तुम्हें जानना है आवेश का संरक्षण। ठीक है, तो हेडिंग डालना आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है बच्चों, सुनो। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश जो है बच्चों चार्ज, आवेश इसे बच्चों ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम बच्चों क्या कहता है कि आवेश जो है चार्ज, इसे ना उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता। क्या किया जा सकता है फिर ये बताते हैं। केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या कर दिया जा सकता है बच्चों, स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश जो है आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी भेजा जा सकता है, बस इतना किया जा सकता है। ठीक है, इससे हम नाम देते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है बच्चों, इसे लिख लेना तुम लोग, उसके बाद हम आगे समझें, लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो आवेश क्या है, आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। लिख लेना इसे। ठीक है बच्चों, मिटाएं इसे। अब समझो तुम आगे समझना तुम्हें बच्चों युग्म उत्पादन।
युग्म उत्पादन क्या है? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन। युग्म उत्पादन क्या है? तो युग्म उत्पादन समझने के लिए बस तुम्हें बस इतना समझना है, ये कोई क्या है, गामा फोटान है, गामा फोटान। ठीक है, गामा फोटान, इसकी एनर्जी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जितनी एनर्जी होती है इसके पास ऊर्जा। तो जब कोई नाभिक या परमाणु एक गामा फोटान की ऊर्जा यानी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित। अवशोषित का मतलब बच्चों ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित का मतलब ग्रहण कर लेता है, ध्यान रखना। तो अवशोषित का मतलब ध्यान रखना ग्रहण कर लेता है। जब कोई नाभिक या परमाणु गामा फोटान की 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ग्रहण कर लेता है या अवशोषित कर लेता है, तो उसके नाभिक का पूर्ण रूप से बच्चों क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके नाभिक का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। जब उसके नाभिक का बच्चों पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है, जब उसके नाभिक का बच्चों पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है, तो क्या होता है देखना, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन का क्या होता है? उत्पादन होता है। क्या होता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें क्या समझना है? युग्म उत्पादन में यही समझना है कि युग्म उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी गामा फोटान की 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा कोई नाभिक या परमाणु ग्रहण कर लेता है यानी अवशोषित कर लेता है, तो उसके नाभिक का क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। जिस कारण क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का क्या होता है? उत्पादन होता है। इसी प्रक्रिया को हम नाम देते हैं युग्म उत्पादन। ठीक है, युग्म उत्पादन। इसे लिख लेना बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम आगे बताएं, आगे जानो, मिटाएं इसे। ठीक, अब तुम्हें जानना बच्चों युग्म विनाश। क्या जानोगे? युग्म विनाश। युग्म विनाश, युग्म विनाश। देखो बच्चों, हेडिंग लगाओ युग्म विनाश, युग्म विनाश। युग्म विनाश बच्चों क्या है? तो युग्म विनाश तुम्हें बताने के लिए क्या करना है? तुम्हें बस इतना करना है, तुम बताओगे जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पास आते हैं, क्या आते हैं? पास आते हैं, तो वे एक दूसरे का पूर्णता क्या कर देते हैं? विनाश कर देते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे का पूर्णता विनाश कर देते हैं, जिससे एक गामा फोटान, जिससे गामा फोटान का निर्माण होता है। क्या होता है? गामा फोटान का निर्माण या उत्पादन होता है। इसी प्रक्रिया को हम नाम देते हैं युग्म विनाश। क्या नाम देते हैं? युग्म विनाश। जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अत्यंत पास आते हैं, तो वे एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं, जिस कारण एक गामा फोटान की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं युग्म विनाश। ठीक है, तो युग्म विनाश वह प्रक्रिया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन पास आते हैं और एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर एक गामा फोटान का निर्माण करते हैं, गामा फोटान की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रक्रिया का नाम होता है युग्म विनाश। लिख लेना बच्चों। ठीक, नोट कर लेना इसे, तो आगे समझे हम। मिटा दें इसे, ये लिख भी लेना तुम। ठीक है, आगे चलो। अब तुम्हें समझना है बच्चों इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण। क्या समझना है? आवेश का क्वांटीकरण समझना है या इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण? तो समझो आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है ये समझो बच्चों, बताएं तुम्हें हम। बस इतनी सी बात है। तुम्हारे पास ये एक वस्तु है, वस्तु। ठीक है, वस्तु। इस पर क्या है? एक निश्चित मात्रा में आवेश है। निश्चित मात्रा में क्या है बच्चों? आवेश। ठीक है,
तो प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक द्रव्य, पदार्थ, मनुष्य, वृक्ष, पेड़ पौधे जो भी हैं बच्चों, प्रत्येक पर एक निश्चित मात्रा में नियत आवेश होता है। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु, द्रव्य, पेड़ पौधे जो भी हैं, जितने भी हैं, सब पर एक निश्चित मात्रा में बच्चों आवेश होता है, निश्चित मात्रा में। और इस आवेश को हम बच्चों नाम देते हैं मूल आवेश। क्या नाम देते हैं? मूल आवेश। मूल आवेश। ठीक है, तो प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक द्रव्य पर एक निश्चित मात्रा में आवेश होता है, जिससे मूल आवेश कहते हैं। और आवेश के इस गुण को बच्चों, आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कुछ समझे? तो प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर एक निश्चित और नियत मात्रा में आवेश होता है। इस आवेश को मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आवेश के इस गुण को हम आवेश का क्या कहते हैं बच्चों? क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आवेश का क्वांटीकरण। इसके लिए तुम्हें बच्चों फॉर्मूला लिखना है, Q बराबर NE। अच्छा, Q क्या है? Q बच्चों है आवेश। N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है बच्चों, तो प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर एक निश्चित और नियत मात्रा में आवेश होता है, जिससे हम मूल आवेश कहते हैं। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है बच्चों, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो अब तुम्हें लिखना है तो यही लिखना है। और Q बराबर NE फार्मूला ध्यान रखना है। Q बराबर जो NE फार्मूला है, इससे तुम बच्चों क्या कर सकते हो? जैसे तुम्हें हम बताएं, जैसे हमने तुम्हें बच्चों कोई तत्व दिया, जैसे हम तुम्हें तत्व दे रहे हैं, तुम्हारे पास बच्चों हैं तत्व, तुम्हें दे दें हम यूरेनियम 92,238। अगर हम बच्चों तुमसे पूछें कि इस यूरेनियम तत्व पर कितना आवेश है, क्या पूछे बच्चों? इस यूरेनियम तत्व पर कितना आवेश है, तो तुम क्या बताओगे? तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है Q बराबर NE। क्या है? Q बराबर NE। हमने तुम्हें यूरेनियम 92,238 दिया है ना, तो ये जो होता है ये तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, ये जो होता है तत्व का परमाणु भार होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती तो बच्चों प्रोटॉन संख्या है, लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या होती है बराबर प्रोटॉन संख्या। इसलिए तुम्हारे पास n का मान जो है बच्चों, n का मान 92 है। कितना है? 92। ठीक है, अब E का मान तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर तुमसे हम आवेश पूछें इस तत्व पर, तुम बताओगे तो तुम्हारे पास Q और NE फार्मूला है। यानी कि जगह तुम रखोगे 92 इंटू E की जगह रखोगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना, इतना रखोगे। अब इस पॉइंट काटो तो तुम्हारे पास आ जाएंगे नीचे 10, उसका तुम इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करोगे 16 दूनी 32, 32 की 2 हासिल 3। उसके बाद 16 निम्मा कितने होते हैं बच्चों? 16 निम्मा होते हैं 144। कितने होते हैं? 16 निम्मा 144। तो 16 निम्मा 144, और इधर बच्चों तुम्हारे पास कितने बच्चे? इधर तुम्हारे पास बच्चे हैं 3, तो 144 और 144 और इधर कितने बच्चे बच्चों? 3, तो 144 से 147 हो जाएंगे। तो इधर तुम्हें रखना है 147। नीचे तुम्हारे पास है 10 इंटू ऊपर है 10 की पावर -19, है ना। तो ये एक अंक है 0, तो यहाँ एक अंक पहले पॉइंट लगा दो। तो तुम Q बराबर लिखोगे 147.2 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या आ जाएगा? ये यूरेनियम परमाणु पर आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तत्व को तुम्हें दिया जाए और तुमसे कहा जाए कि इतने इलेक्ट्रॉनों का अधिकता या कमी कुछ भी कहा जाए, और आवेश की मात्रा अगर पूछी जाए तो तुम आवेश ही बताओगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या बच्चों? किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर आवेश की गणना कीजिए और बताइए कि आवेश धनावेश है या ऋणावेश है। तो तुम बताओगे कि तुम्हारे पास n का मान आ गया 1500, और तुम्हारे पास फॉर्मूला है n बराबर Q बराबर NE, और n का मान तुम्हें मिल गया 1500
1500 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना बच्चों। तो पॉइंट काटा को 0, एक 0 से एक 0 कट जाएगा और इसके बाद इधर तुम क्या करो मल्टीप्लाई कर लो 150 इंटू 16 इंटू इसके ऊपर माइनस कितना है 19। तुम चाहो तो इस 0 को ख़त्म कर सकते हो। जब 0 ख़त्म करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा बच्चों 15 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 18। अब इधर मल्टीप्लाई करो 16 पंचे होते हैं बच्चा 80, 80 की 0 हासिल 8, 16 एकम 16, 16 और 8 24। तो इधर लिखोगे 240 है ना इंटू 10 की पावर माइनस का 18 है ना। अगर तुम इसे लिखना चाहो बच्चों तो इसे तुम लिख सकते हो कितना, तुम इसे लिख सकते हो Q बराबर 24 इंटू 10 की पावर माइनस 17। यानी तो यदि किसी वस्तु पर इतने आवेश की अधिकता हो, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उस पर आवेश कितना होगा 24 गुणा 10 की पावर माइनस 17। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बताए बच्चों, तो ये आवेश का क्वांटिकड़ हो गया। आवेश का क्वांटिकड़ क्या है बच्चों कि प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु पर एक निश्चित मात्रा में आवेश है। इस निश्चित आवेश को हम वस्तु का मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु का मूल आवेश। इस मूल आवेश जो हमने कहा है, आवेश के इसी गुण को हम नाम देते हैं आवेश का क्वांटिकड़। आवेश का क्वांटिकड़ तुम्हारे पास फॉर्मूला है Q बराबर Ne। Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉन संख्या है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। कितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसे करो नोट, उसके बाद हम बताएं आगे। इतना लिख लेना, ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लिख लेना, मिटा दें इसे। ठीक, तो तुम्हें ये Q बराबर फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर तुम्हें कोई तत्व दिया जाए या इलेक्ट्रॉन कहे जाए इतनी कमी है या इतनी अधिकता है, अगर कमी कहा जाएगा तो बच्चों क्या होगा, अब इधर अच्छा इतना आवेश आया, इतना ये किसी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे तो इस पर क्या होगा बच्चों, ऋणावेश आया होगा। सिंपल बात। यदि कोई वस्तु 1500 इलेक्ट्रॉन त्याग दी तो या क्या होता, तो धनावेश आता। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम जानेंगे बच्चों कूलाम लॉ। कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, बेसिक अभी हम तुम्हारे चैप्टर का कवर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हेडिंग डालो कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है बच्चों? सन 1785 में ये वैज्ञानिक फ्रांस के हैं। कहाँ के बच्चों? वैज्ञानिक फ्रांस के। इन्होंने सन 1785 में नियम दिया। नियम दिया क्या? इन्होंने नियम दिया है कि यदि तुम्हारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, इन्होंने नियम दिया है कि यदि तुम्हारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2 तो इनके मध्य क्या लगता है बच्चों? या तो आकर्षण बल लगता है, आकर्षण, या इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। अच्छा, आकर्षण बल कब लगेगा और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा? जब Q1 आवेश पर धनावेश हो और Q2 आवेश पर क्या हो बच्चों? Q2 आवेश पर ऋणावेश हो, तब इनके मध्य जो बल लगेगा उससे नाम दें कि आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? आकर्षण बल। जब दोनों आवेशों पर एक जैसा आवेश हो, जैसे इस पर धनावेश है, Q2 पर भी धनावेश हो, तब इनके मध्य क्या लगेगा बच्चों? प्रतिकर्षण बल लगेगा। या दोनों पर ऋणावेश हो तब भी इनके मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने बताया क्या, ये ध्यान देना तुम्हें। ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। अगर तुम्हें लिखना तो बताओगे। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया, जैसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। नियम है क्या? नियम ये है, तुम्हारे पास दो आवेश हैं तो उन दो आवेशों को मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल मतलब फोर्स, दो आवेश Q1 व Q2 में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है बच्चों? उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगर आकर्षण लग रहा हो फिर भी सही है, अगर प्रतिकर्षण लग रहा हो फिर भी सही है, लेकिन इन आवेशों का गुणनफल क्या है बच्चों? समानुपाती है। कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी दिख रही है, ठीक, इनके बीच की दूरी क्या होता है बच्चों? इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बच्चों होता है उल्टा। यदि ये दूरी बढ़ेगी
तो इन आवेशों को मतलब लगने वाला जो बल जो है या आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो वो क्या होगा, कम लगेगा। ऐसी दूरी बच्चों कम होगी तो जो बल लगेगा वो अधिक लगेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है बच्चों, भौतिक रामायण का मतलब समानुपाती का मतलब बच्चों होता है कि यदि आप बल ज़्यादा लग रहा है तो आवेश क्या होंगे, आवेश का मान अगर ज़्यादा होगा तो बल भी ज़्यादा लगेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो इन्होंने नियम बताया कि दो आवेशों को मतलब लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्ष बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम नाम देते हैं कि कूलाम का नियम है। क्या बच्चों, कूलाम का नियम है। तो इसे तुम नोट कर लो, चाहो तो अपने आप से लिख भी सकते हो, नहीं तो हम लिख दें। ठीक है, हम लिख दें। सुनो बच्चों, नियम कब दिया, 1785 में। किसने दिया, कूलाम महोदय ने। कहाँ के हैं, वैज्ञानिक फ्रांस के। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तुम्हारे पास क्या है बच्चों, दो आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है, इनके बीच की दूरी है। ठीक है, तो दो आवेशों को मतलब लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्ष बल उन आवेशों को गुणनफल के समानुपाती। दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, बस इसी को हम नाम दें कूलाम का नियम। दो आवेशों को मतलब लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्ष बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे नाम देता है कूलाम का नियम। लिखोगे बच्चों F बराबर F समानुपाती Q1 Q2। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 1, फिर लिखोगे तुम F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसे मान लो समीकरण 2। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। ठीक है, तो लिखोगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनल हटाओगे बच्चों तो तुम्हारे पास आएगा K Q1 Q2/r²। K क्या है कि एक नितांक है जिसकी जगह तुम बच्चों क्या रख सकते हो, जिसकी जगह तुम रख सकते हो 1/4πε0। ठीक है, तो इसकी जगह तुम रख सकते हो बच्चों F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इतना तुम्हारे पास ये आएगा। ठीक है, कूलाम के नियम से फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बच्चों तुम ध्यान रखना। मात्रक क्या होगा, मात्रक बच्चों होगा न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, तो मात्रक न्यूटन लिख सकते हो या डाइन। क्या लिखोगे, डाइन। ठीक है बच्चों, न्यूटन मात्रा लिख सकते हो या डाइन लिख सकते हो। एक न्यूटन बराबर बच्चों होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। तो ये तुम्हारे पास हो गया कूलाम का नियम। नोट करो इसे बच्चों, उसके बाद हम आगे देखें। नोट कर लिया, करो नोट। उसके बाद अगर तुम चाहो बच्चों तो यहाँ क्या रख सकते हो, इस जो तुम्हें दिख रहा है 1/4πε0, इस पूरे का बच्चों मान होता है, कितना होता है, 1/4πε0 का मान होता है बच्चों 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹। ये तुम मान ध्यान रखना।
मात्रा क्या लिखोगे, मात्रा लिखोगे न्यूटन डेसीमीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन डेसीमीटर प्रति कूलाम, नहीं तो ऐसे ही लिखो, अगर तुम ऊपर लाना पड़ेगा तो बच्चों तुम लिखोगे न्यूटन डेसीमीटर या कूलाम प्रति न्यूटन डेसीमीटर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। इस 1/4 को उठाकर इधर ले आओ, एफ को नीचे ले जाओ, नीचे, तो तुम्हारे पास हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन डेसीमीटर। अगर तुम ऐसा करना चाहो तो लिखोगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो चाहो तो। उसके बाद बच्चों आगे अगर हम बताएं तुम्हें, तो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका भी मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का बच्चों मान होता है 8.85 × 10⁻², ठीक है, ये भी तुम मान ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम फिर बताएंगे, नोट कर लो इसे। चाहो तो बीमा भी निकाल दें, बताओ बीमा निकालें एप्सिलॉन नॉट की, क्यों भाई, मिटा दे इसे, नोट कर लो। तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा कूलाम का नियम। आज तुम्हारा ये चैप्टर का क्या था, बेसिक था, ठीक है। अब बेसिक टू एडवांस चलेंगे धीरे से, हर बात को समझ के चलना है। मिटा दें इसे, चलो। तुम चाहो तो बच्चों तो इधर एप्सिलॉन नॉट की क्या लगा सकते हो, बीमा निकाल सकते हो। तुम्हारे पास फार्मूला है बच्चों, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², यही है ना। तुम चाहो तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ और 1/4 पाई AF, ठीक है, इधर लिखोगे Q1 Q2/r², ठीक है। बीमा निकालोगे तो बल की बीमा जो होती है, बल का मात्रा क्या होता है बच्चों, न्यूटन। न्यूटन बीमा क्या होती है, mL/10⁻², ठीक है। इधर क्या है तुम्हारे पास, इधर तुम्हारे पास है L, तो ये लिखोगे दूरी की बीमा होती है L² हो जाएगा। आवेश की बीमा बच्चों होती है AT, क्या होती है AT, ठीक है। तो आवेश की बीमा AT होती है बच्चों, तो AT × AT क्या हो जाएगा, A² और T² है ना। तो तुम इसे ऊपर ले जाएं अगर हम, तो हम इससे लिखेंगे m इनवर्स L⁻⁻3, ठीक है। ये t अगर हम बच्चों ऊपर ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा क्या, t हम अगर ऊपर ले जाएं इसे तो हमारे पास हो जाएगा t⁴, क्योंकि ये हो जाएगा प्लस का t⁴ और A², ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। तो इसे तुम नोट कर लेना, ठीक है बच्चों, नोट। ये तुम्हारे पास है बीमा, लिख लो। कर लिए नोट बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, और जितना हो सके जितना हो सके उतना प्रयास करें कि अपने अधिक से अधिक बच्चों को या अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें इस चैनल पर, ठीक है बच्चों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बी हैप्पी, ऑल ऑफ यू, आप सब खुश रहो एंड माता पिता का आशीर्वाद लो और अच्छे से मस्ती से क्या करो, पढ़ाई करो। धन्यवाद।